अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पूरी जोर शोर से चल रहा है। अगले 2 महीनों में तैयार हो जाएगा और उम्मीद यह है कि जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होकर श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा। आज मेरे साथ श्री विजय शंकर पांडे जी हैं, जो 7 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ध्वंस के अगले दिन जिनको अयोध्या फैजाबाद का जिलाधिकारी बनाया गया। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि उस दिन कैसा रहा, क्या एक्सपीरियंसेस थे, कैसे आपने सिचुएशन को काबू में लाया। बहुत बहुत स्वागत है इंडियन मास्टरमाइंड्स। शरद जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। देखिए, जब मुझे पता लगा कि मुझे वहाँ का जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है, तो उस दिन के हालात बहुत ख़राब थे और लखनऊ से फैज़ाबाद जाने तक का मार्ग बंद था जी। और हम लोग रात में करीब 11-12 बजे तक अनेक्सी, जो उस समय उत्तर प्रदेश सरकार का सचिवालय मुख्य था, वहाँ पर बैठे रहे। चीफ सेक्रेटरी साहब भी थे, नियुक्त सचिव साहब लोग बैठे थे, लेकिन निकलने का रास्ता नहीं था और लखनऊ में भी स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। अंत में निर्णय हुआ कि सुबह जो है हेलीकॉप्टर से जो है वहाँ जाना पड़ेगा। मैं जब पहुँचा तो वहाँ की स्थिति पूरी तरह से अस्त व्यस्त थी और जैसा कि प्रेस ने भी रिपोर्ट किया था, पूरे फैज़ाबाद में कार सेवकों का पूरा तरीके से नियंत्रण था। पहला जो जिम्मेदारी थी वो था चीज़ों को नियंत्रण में लाना। उसके लिए सारे लोगों की बैठक करके जैसे कहते हैं कि विद इन 24 आवर्स आई कैन से कि चीज़ें जो है थोड़ा जो है सामान्य होने लगी, क्योंकि तब तक कार सेवकों का जो उद्देश्य था वो भी शायद उसके बाद कुछ बचा नहीं था उन्हें करने के लिए। सो धीरे धीरे ये स्थिति तो सामान्य तो हुई 7 और 8। सर, जब आप पहुंचे वहाँ पे हेलीकॉप्टर से, जैसे आपने कहा, तो क्या आपने पूरे फैजाबाद नगर और अयोध्या नगर का हवाई सर्वे किया था कि क्या स्थिति है, क्या बाबरी मस्जिद ऊपर से कैसी दिख रही है भी कि नहीं है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो यही किया था, जो अयोध्या में जाके पूरा हम लोगों ने हवाई सर्वे किया और ये दिख रहा था कि वहाँ पर अब कार सेवकों की संख्या काफ़ी कम है, अब इतनी ज़्यादा नहीं है। वो छितरे हुए हैं, सब फैले हुए हैं और मार्ग जो है फैज़ाबाद अयोध्या के बीच में उन्होंने रोक रखा था, बैरिकेड्स लगा रखे थे। तो पहला काम ये था कि सब बैरिकेड्स को हटाना, एक्सेस वहाँ की बनाना और फोर्सेस को गैदर कर लेना। वो लेकिन जब तक आप पहुंचे थे तब तक वो मेकशिफ्ट मंदिर बन चुका था। जी हाँ, वो बन चुका था। वो कपड़े से बनाया गया था ऊपर और वो उसी स्थिति में कई महीनों तक बना रहा। इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें मूर्ति ऑलरेडी लाके रख दी गई थी, पूजा चल रही थी जब आप पहुंचे? जी, पूजा नहीं चल रही थी, पूजा बंद थी और क्योंकि सीआरपीएफ ने, जब हम लोग पहुंचे उसके बाद सीआरपीएफ ने पूरा घेरा कर लिया था। पूजा स्टार्ट हुई है 3-4 दिन बाद और उसमें ऊपर से जो भी भारत सरकार ने जो निर्देश दिए उसके अनुसार ये व्यवस्था की गई कि अब ये किया जाना होगा, क्योंकि सारे देश के मंदिरों में भी एक प्रकार से पूजा बंद करने का आह्वान सा आ गया कि जब तक पूजा नहीं शुरू किया थी। तो ये निर्णय सर्वोच्च स्तर पर लिया गया कि नहीं, पूजा इत्यादि प्रारंभ की जाए। तो ये 3-4 दिनों में स्थितियाँ अयोध्या की, हम लोग तुरंत ही उतरने के बाद आफ्टर एन आवर और सो हम लोग सब अयोध्या पहुँचे। सर, मैं खुद 4 दिसंबर से अयोध्या में था, मेरे सामने ही जो कुछ भी हुआ, और मैं 8-9 दिसंबर तक वहीं था। तो जो हमने भी देखा था उस समय, जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे, वो खुद जो जवान थे वो जाके रामलला के दर्शन करना चाहते थे, अपनी ड्यूटी जहाँ भी लगी थी उसको छोड़ के वो दर्शन कर रहे थे। तो ये अपने आप में बड़ी अभूतपूर्व सिचुएशन थी कि जिनको लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी मिली थी और वो अपनी जिम्मेदारी छोड़ के दर्शन कर रहे थे। तो श्रद्धा की इतनी ज़्यादा बाढ़ आई हुई थी, तो उससे आपने कैसे निपटा? देखिए शरद जी, आप जानते हैं कि जब आप एक धर्म का जो होता है वो ड्यूटी और उसके ऊपर अधिकांश लोगों को दिखने लगता है, लेकिन ये होता है कि आप जब चीज़ों को सामान्य करने के लिए आप उन्हें कन्वे अगर करें, मैसेज करें तो वो समझ जाते हैं। जैसे जो फोर्सेस थी उनको ठीक से फिर उसी तरह अलाइन किया गया जिस तरीके से उनकी ड्यूटीज़ थी। तो ये जो आप स्थिति बता रहे हैं, सब लोग भाग भाग के जा रहे थे, वो सब समाप्त हो गया। वहाँ की स्थिति को रेगुलेट करना मुश्किल इसलिए था क्योंकि तब तक ना तो बैरिकेडिंग थी, कुछ मतलब पब्लिक एक्सेस का पूरा खुला हुआ था, वो सब तोड़ दिया था कार सेवकों ने। सारी जो बाहर बैरिकेडिंग लगी थी टूट गया था, मतलब उस मंदिर में जो मेकशिफ्ट टेम्पल बना था उसमें जाने के लिए कुछ भी रुकावट नहीं थी। तो पहला था उसको सुरक्षित करना और उसके बाद उन व्यवस्थाओं को स्थापित करना जिससे कि पोस्ट डिमोलिशन की जो स्थिति है जो बन गई थी उसको तुरंत नियंत्रित किया जा सके।
कर्फ्यू में चूँकि था इसलिए काम मुश्किल नहीं था। ये चूँकि अयोध्या जो है, अयोध्या और फैजाबाद दोनों 6 दिसंबर की शाम से ये जो राष्ट्रपति शासन लग गया। राष्ट्रपति शासन लग गया था, उसके बाद से कर्फ्यू लागू कर दिया गया था। जी तो उससे ये हुआ कि जो आम जनता जो है वो चूँकि घरों में थी, इसलिए बाहर जो है नियंत्रित करना आसान हो गया और कर्फ्यू वहाँ पे 1 महीने तक चला। धीरे धीरे हम लोगों ने रिलैक्स किया बीच में, लेकिन स्थिति तब तक हम लोगों ने सारी बैरिकेडिंग बनाना, सारी व्यवस्थाओं को बनाना, इन व्यवस्थाओं को बनाना जिससे कि वो मेकशिफ्ट टेम्पल सुरक्षित भी रहे और अगर आगे दर्शन खुलता है, उसका उस समय निर्णय नहीं था, खुलता है तो उनको कैसे रेगुलेट किया जाए, ये सब व्यवस्थाएं जो है अगले 3-4 दिनों में युद्ध स्तर पर की गई। मुझे लगता है आपके सामने उससे 2 बड़ी चुनौतियां थी। एक पहली कि जिस तरीके से पूरे देश से लाखों लोग वहां पहुंचे हुए थे और 8-9 तारीख तक सारी सड़कें लोगों से भरी हुई थी। एक तो उनको सुरक्षित उनके घर तक भेजना और जगह को खाली कराना, और दूसरी चुनौती थी जिस तरीके से अल्पसंख्यकों के घर और उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठान जला दिए गए थे, तोड़ दिए गए थे, अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना पैदा करना। तो इन चुनौतियों को आपने कैसे देखा? आपने बिल्कुल सही कहा शरद जी। विशेष ट्रेनें लगाई गई और जगह जगह पर उनको जो है ये बताया गया कि आप इस ट्रेन से इस तरह जा सकते हैं। ये बहुत बड़ा काम जिसको मैं बड़े संक्षेप में बता रहा हूँ कि उनके लिए जितनी भी व्यवस्थाएं हो सकती थी, जिससे हम लोगों का वही टारगेट था कि पहले अयोध्या को बाहर के लोगों से खाली किया जाए, क्योंकि वो यहाँ पर आए थे, बाहर से बहुत लोग आए थे, इसलिए उनको सबसे पहले बाहर भेजा जाए। वो काम अगले 4-5 दिनों में हम लोगों ने बहुत युद्ध स्तर पे तो बहुत आप प्रयास लगातार किए। रेल मंत्रालय के संपर्क? बिल्कुल इतनी स्पेशल ट्रेनें चली कि उसका मुझे नंबर भी नहीं याद है। मतलब जितने भी हो सकते थे एफर्ट्स, उस समय आपको याद होगा कर्फ्यू लगा हुआ था, तो बाकी रेल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी खाली था इस सेंस में, क्योंकि मूवमेंट बहुत कम थे उस समय। तो सारी ट्रेनें लगाकर, बसेस लगाकर, लोकल देखिए अधिक बहुत से लोग आसपास के जिलों से आए थे, तो उनके लिए सारी जो उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसेस थी, सारी रिक्वेजिशन की गई। हम लोगों ने करीब 50-55 जो है सीनियर ऑफिसर्स, IAS और PCS ऑफिसर्स की ड्यूटी रिक्वेजिशन की। उनको सबको एक एक टास्क दिया गया कि इस रूट पर आपको लोगों को निकालना है। तो मतलब जिसे कहते हैं पूरा एफर्ट ये था कि पहले ये लोग सुरक्षित रूप से बाहर जाएं, जिससे कि जो यहाँ की स्थिति सामान्य उसको बनाने में हम लोगों को बहुत मदद मिली। दूसरा, आपने अल्पसंख्यकों की बात की, उसके बारे में बहुत विस्तार से इस पर काम किया गया। सारे के सारे लोग जिनके घर जला दिए गए थे, उन 10 या 11 लोगों को मार भी दिया था कारसेवकों ने, उनको सबको रीस्टैब्लिश पूरी तरीके से कर दिया गया। वहाँ पर जितने परिवार बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि के विवादास्पद स्थल से जो उस तरफ एकदम बाउंड्री से लगे हुए रहते थे, वो उनको सब के मकान, घर बनवाए गए, सरकारी अनुदान से बनाए गए और उनको सबको रीस्टैब्लिश किया गया। वहाँ पर सारे परिवार आज वहीं वापस रहते हैं। जो घर बने हुए थे उनको बल्कि पहले की स्थिति से अच्छे हो गए हैं उनके घर, उनको इस तरह की फैसिलिटी सुविधा दी गई। मस्जिदें काफ़ी तोड़ दी गई थी, सब रीस्टैब्लिश की गई, सभी उस पुरानी स्थिति में ला दी गई। तो अल्पसंख्यकों की जहाँ तक बात थी, पूरे के पूरे परिवार, सारे के सारे उनके जो काम थे सब रीस्टैब्लिश कर दिए गए। इस दृष्टि से मुझे बहुत संतोष है इस बात। तो आपको उस समय जो राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल श्री मोतीलाल वोरा जी थे, तो आप कितने दिन तक, मतलब और कितने घंटे काम करते थे, मतलब उस दौरान? तो ये कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था? शरद जी, उसमें कोई समय नहीं था, क्योंकि स्थितियाँ ऐसे विकट थी कि आप खुद भी नहीं सो सकते थे। आप कोई ये संभव ही नहीं था, क्योंकि किसी भी समय कोई भी परिस्थिति, पूरा का पूरा शहर जिला कर्फ्यू में था और कहीं न कहीं कुछ भी न कुछ होता ही रहता था, हर क्षण होता ही रहता था, जिसको आप इग्नोर करें तो फिर आगे की स्थिति आपके ही गले आके फंसेगी। तो ये तो मैं कह सकता हूँ कि जो भी समय मिल पाता था थोड़ा रेस्ट करने का या सोने का, बस वही समय रहता था। बाकी आई रिमेंबर कि उससे ज़्यादा जैसे कहते हैं चुनौतीपूर्ण स्थिति मेरे जीवन में कभी नहीं थी। और उस समय जो मुकदमे लिखे गए बाबरी मस्जिद विध्वंस को लेके, तो मेरे ख्याल से उसी समय लिखे गए जब आप वहाँ पे जी हाँ, उसी 8 तारीख की सुबह ये दोनों मुकदमे लिखे गए। 197 और 198 जो FIR नंबर है, वो 2 मुझे याद है, लिखे गए, जिसमें ये सारे बड़े बड़े नेता आडवाणी जी, जोशी जी, विनय कटियार और
उमा भारती जी, जिसमें ये एक्यूज बनाए गए थे। इनको गिरफ्तार भी हमारे समय में हुए थे और उसके बाद इनको वहाँ पर लाकर पेशी भी इनकी फैजाबाद की कोर्ट में कराई गई थी, अकबरपुर में कराई गई थी, क्योंकि फैजाबाद कर्फ्यू में। तो जब आप पहुंचे थे तो इस सभी नेता उस समय वहीं अयोध्या में ही मौजूद थे? नहीं, ये लोग जा चुके थे। ये 8 तारीख की सुबह तक जा चुके थे। ये 7 तारीख को संभवतः चले गए थे, ये मुझे याद है अच्छी तरह। फिर इनको वापस बुलाया गया? सब ये लोग सब दिल्ली से अरेस्ट हुए थे। जी जी। लेकिन अब जब राम मंदिर लगभग बनकर तैयार है, तब आपको कैसा लग रहा है कि उस समय की परिस्थितियों में और आज जो भव्य मंदिर और पूरा अयोध्या का एकदम नवीनीकरण हो रहा है, वहाँ पे सड़कें चौड़ी हो रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बन रहा है, 5 स्टार होटल आ रहे हैं, विश्व स्तर का रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड बन रहे हैं, तो आप कैसा लग रहा है कि चूंकि आप उस समय वहाँ थे और आज दोनों में क्या अंतर देख? शरद जी, अयोध्या को बहुत दिन से इंतज़ार था कि जो उसका महत्व है उसके अनुसार उसकी आर्थिक उन्नति भी हो, लेकिन दुर्भाग्य से इस कैंपेन के कारण वहाँ पर अधिकांश समय पर विवाद बना रहता था और समय समय पर पुलिस का प्रयोग और पुलिस लग जाना, मार्केट बंद हो जाना, ये स्थितियाँ रही और वहाँ के लोग काफ़ी परेशान थे। तो उस दृष्टि से जो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश दिया, वो सर्वोच्च न्यायालय है, उसने जो भी आदेश दिया उसके अनुसार जो आज बन रहा है मंदिर, तो वहाँ से मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अयोध्या के लोगों को इस चीज़ से बड़ा संतोष होगा कि जो भी उस समय का संघर्ष स्थितियाँ थी वो बदली और उनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका समय अब आ गया है। तो आपका अयोध्या से संपर्क अभी भी बना हुआ है? देखिए, अयोध्या से मेरे फादर जो हैं वो जुडिशल सर्विस में थे, तो वो 2 बार अयोध्या में पोस्टेड भी थे, तो मैं अयोध्या में पढ़ा, फैजाबाद में पढ़ा हूँ, जिसका नाम अब अयोध्या हो गया है, मैं पढ़ा भी हूँ, तो मेरा संपर्क निश्चित रूप से उसके प्रति लगाव है, क्योंकि मैं वहाँ पढ़ा भी हूँ, वहाँ पे मुझे काम करने का ऐसे समय में अवसर भी मिला, तो बिल्कुल मेरा लगाव बना हुआ है। जी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और मुझे लगता है कि अयोध्या जब एक बार राम मंदिर बन के तैयार हो जाएगा तो सभी को वहाँ से देखने में अच्छा लगेगा और ये जो यादें आपकी हैं, तो ये यादें आपकी बहुत ही हमारे दर्शकों को भी अच्छी लगेगी। उस समय क्या परिस्थितियाँ थी और कैसे आपने उन सब से पार पाई, उन चुनौतियों से पार पाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर जी, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।